हम लोग आज की क्लास में जो है पहला चैप्टर आपके सिलेबस का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहले चैप्टर आपका ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत होता है और उसी को प्रारंभ करेंगे। सामान्य पहला चैप्टर आपके सिलेबस का जो है वो है सामान्य कार्बनिक रसायन, एल्टीग्रेड रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इसकी शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो पहला चैप्टर है आपके पाठ्यक्रम का वो है सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन, ये आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। इसमें देखिए हमको जो है जो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, ध्यान देंगे, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पहला टॉपिक इस चैप्टर का, हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम है। अगर आपको इसे हिंदी में लिखना है तो आप जो है इसको हिंदी में इसको जो है अगर आपको लिखना है तो आप हिंदी में लिखना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही रहेगा। बस आप केवल हिंदी शब्दों में इसको लिखेंगे और इस प्रकार से अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इस प्रकार से, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है, इसकी कोई अलग हिंदी नहीं होती, तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कार्बनिक यौगिकों में, यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बांड में या सिग्मा बांड में पाई बांड में, या कहते हैं कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन विस्थापन। इलेक्ट्रॉन विस्थापन दो प्रकार का हम देखते हैं, एक तो स्थायी परमानेंट, स्थायी परमानेंट, इसको हम स्थायी कहते हैं, और दूसरा जो है टेम्परेरी अस्थायी, अस्थायी। ये दो प्रकार से। इसमें जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है इसमें हम क्या क्या देखते हैं। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में देखिए हमारे पास क्या क्या होता है। परमानेंट में, ये परमानेंट, इसमें हमें तीन देखना है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो है मेजोमेरिक या रिजोनेंस, रिजोनेंस, या हम कहें मीजोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा जो है हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन। परमानेंट में हमें कौन कौन से ये तीन देखने हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन परमानेंट इफेक्ट है, कौन स्थायी प्रभाव है, ठीक है, और कौन जो है अस्थायी टेम्परेरी है। तो ध्यान देंगे इसमें जो है परमानेंट में कौन कौन सा है, परमानेंट इफेक्ट कौन कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरण प्रभाव, रिजोनेंस या मेसोमेरिक प्रभाव, और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीन जो है परमानेंट प्रभाव होते हैं। इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है, यही आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। और टेम्परेरी जो इफेक्ट है, टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आता है, ये हमें पढ़ना नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोमेरिक आयन, और कौन है इंडक्टोमेरिक। लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम में टेम्परेरी नहीं है, केवल परमानेंट इफेक्ट है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन किसने दिया था, क्या है, इस पर सवाल क्या पूछा जाता है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ये ध्यान देंगे कि जितना हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बाहर आपको कहीं कुछ आना नहीं है, उतना आप पूर्णतया तैयार करेंगे। देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। पहला देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी पूछा जाता है, यह एक काल्पनिक किंतु स्थायी परिघटना है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है एक काल्पनिक परिघटना है, लेकिन यह काल्पनिक परिघटना जो है टेम्परेरी नहीं है, अस्थायी नहीं है, बल्कि कैसा होता है, स्थायी प्रभाव होता है। तो पहला पॉइंट, यह एक काल्पनिक किंतु स्थायी प्रभाव होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन काल्पनिक परिघटना है और टेम्परेरी नहीं होता, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। तो पहला पॉइंट यह है, काल्पनिक परिघटना है, काल्पनिक परिघटना है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसी परिघटना होती है, काल्पनिक होती है। दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव जो है यह स्थायी प्रभाव होता है, अर्थात इस प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन है वो किसी एक दिशा में होता है, लेकिन परमानेंट, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन विस्थापित ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आगे गए हैं फिर थोड़ी समय बाद वापस आ जाएं, ऐसा नहीं है, रिवर्स नहीं होता है। चले गए इलेक्ट्रॉन तो चले गए। तो ध्यान देंगे, यह जो है स्थायी प्रभाव होता है, टेम्परेरी नहीं होता, यह परमानेंट प्रभाव होता है। तो अगला, यह स्थायी प्रभाव, परमानेंट, यह स्थायी, स्थायी प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट काल्पनिक परिघटना है, दूसरा पॉइंट यह स्थायी प्रभाव होता है। तीसरा देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को सबसे पहले बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने अवलोकित किया था, महसूस किया था, रियलाइज किया था या देखा था। इसलिए इस प्रभाव को हम बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट फिर से ध्यान दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को सबसे पहले बेकर तथा नाथन नामक वैज्ञानिकों ने अवलोकित किया था, इसलिए इस परिघटना को हम बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो पहला, अगला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को सर्वप्रथम किसने देखा था, बेकर तथा नाथन।
बेकर, BAKER, बेकर एंड नाथन, NATHAN, ये साइंटिस्ट हैं बेकर और नाथन, उनके नाम हैं। बेकर तथा नाथन ने अवलोकित किया था, अवलोकित किया था। अतः इस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं? बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अतः इस प्रभाव को बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? बेकर और नाथन। ठीक है, ध्यान देंगे इसको, बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। बेकर और नाथन, इसको बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे एक बार फिर से, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को सबसे पहले सर्वप्रथम बेकर तथा नाथन नामक वैज्ञानिकों ने अवलोकित किया था। आप इसको कॉपी में लिखते चलेंगे, ध्यान देंगे, कॉपी लेके बैठे होंगे हमें लगता है। इस परिघटना को सर्वप्रथम बेकर तथा नाथन नामक वैज्ञानिकों ने अवलोकित किया था, अतः इसे बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब इसकी परिभाषा पर आते हैं। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव है क्या? बेकर तथा नाथन ने सबसे पहले यह देखा, बेकर तथा नाथन ने सबसे पहले यह देखा कि ऐसे यौगिक जिनमें जो है कार्बन देखिए, बेकर तथा नाथन ने क्या देखा? बेकर तथा नाथन ने सबसे पहले यह देखा कि ऐसे यौगिक जिनमें sp या sp2 परमाणु के बगल में CH समूह उपस्थित है। देखिए, जैसे अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले ना, तो ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। हम कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ले तो ये sp कार्बन है। तो बेकर और नाथन ने देखा कि ऐसे यौगिक जिनमें sp2 कार्बन के बगल में एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है ना, या sp कार्बन, ये sp हाइब्रिड कार्बन है, इसके बगल में एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। बेकर तथा नाथन ने सबसे पहले यह अवलोकित किया कि यदि किसी sp या sp2 हाइब्रिड परमाणु के, यानी कार्बन के या परमाणु के बगल में कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है, तब इस समूह की इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेलने की, इस तरह से आगे ढकेलने की एक प्रवृत्ति होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ढकेलने की एक प्रवृत्ति आ जाती है, जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बेकर तथा नाथन ने सबसे पहले यह बताया कि ऐसे यौगिक जिनमें sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो, या sp हाइब्रिड कार्बन के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो, उनकी ठीक उसी प्रकार से
इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ढकेलने की या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है, जैसा कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में होता है। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव टेम्परेरी होता है, यानी अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाते हैं लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, स्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन सदैव आगे की तरफ बढ़े रहते हैं। ये बॉन्ड टूट के इधर आता है तो ये इधर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए हाइपर कॉन्जुगेशन की परिभाषा क्या है। बेकर तथा नाथन नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम यह बताया कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन, जिसमें sp हाइब्रिड या sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल sp3 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है, उनकी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरह स्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेलने की प्रवृत्ति होती है, और जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं। बेकर तथा नाथन ने यह बताया कि या अवलोकित किया कि ऐसे यौगिक जिनमें sp अथवा sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल sp3 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है, ऐसे यौगिक जिनमें sp या sp2 या sp हाइब्रिड संकर कार्बन के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 संकर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है, उनकी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरह इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की प्रवृत्ति होती है। 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 प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की प्रवृत्ति होती है।
प्रवृत्ति होती है, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव कहते हैं, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, किसने, बेकर और नाथन ने, सर्वप्रथम बेकर और नाथन ने यह बताया कि ऐसे यौगिक जिनमें sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन के बगल, उसके ठीक बगल sp3 हाइब्रिड, sp3 संकर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है, उनकी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की प्रवृत्ति होती है, और उनकी इस प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है? उनकी इस प्रवृत्ति को हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसे यौगिक, ध्यान देंगे, ऐसे यौगिक जिनके पास sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन होता है, उनकी, अगर ऐसे यौगिक जिनमें sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन के ठीक बगल एक sp3 हाइब्रिड कार्बन तथा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, उसकी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की ही तरह इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे ढकेलने की, अगर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन आगे ही ढकेला जाता है, आगे ढकेले जाने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम देखें, सपोज कर लें ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और इधर जो है एक इस तरह का, ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड, और ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है, और इस पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। अब ये ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में होता है, अर्थात ये सिग्मा बॉन्ड टूट के इधर आएगा, और ये पाई बॉन्ड है, ये टूट के इधर जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आगे की तरफ विस्थापित हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ, देखिए इस किनारे पर कैसा आवेश आ गया? पॉजिटिव। इधर कैसा आवेश हो गया? नेगेटिव। अर्थात इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, इधर धन आवेश हो गया, इधर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन मेघ किधर भागा? आगे की तरफ विस्थापित हो गया। इसी विस्थापन को, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रभाव को हम इस प्रभाव को हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार देखिए, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, और इधर जो है, सपोज कर लें कार्बन, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये कैसा कार्बन है? sp हाइब्रिड कार्बन है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये इधर भागता है, और इस प्रकार से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा के लिए आगे की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, और इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये किनारा कैसा हो गया? धन आवेशित। ये किनारा कैसा हो गया? ऋण आवेशित हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिड,
और इस पे sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ये कार्बन है और इस sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ जो है sp2 हाइब्रिड ये कार्बन है। तो ऐसे कार्बन, ऐसे समूह की इलेक्ट्रॉन की को आगे ढकेलने की प्रवृत्ति होती है। इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई डाउट हो? हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किस और नाम से जानते हैं? अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इधर जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन और ये पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड है। तो होता क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दिए जाते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है और उसके बाद अगर हम देखें दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो इसमें है, दो इसके साथ जो बॉन्ड बना है, ऐसे अगर हम बना दें तो देखिए ये कार्बन ने कुल कितने 4 बॉन्ड बना रखा है। एक बॉन्ड इधर, एक इधर, 2 बॉन्ड इधर है। अर्थात जब कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है तो इसका अष्टक क्या है? पूरा है। कार्बन का अष्टक पूर्ण है। अब ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? जाएगा कहां? ये जो पाई बॉन्डिंग है ना, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक पाई एंटी बॉन्डिंग भी होता है। जैसे कहीं पे पाई बॉन्ड बना है तो एक पाई बॉन्डिंग होता है, एक पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। पाई बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड में ये जो पाई बॉन्ड बना, इसमें 2 ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग क्या है? खाली है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो एंटी बॉन्डिंग अधिक एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो खाली होता है। ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। तो ये ध्यान देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन कहां से? सिग्मा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, विस्थापन है, वो कहां से? सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में होता है। इसीलिए इस प्रभाव को हम सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युग्म के डीलोकलाइजेशन में कौन सा? सिग्मा ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को हम सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का रिजोनेंस ही है, एक विशेष प्रकार का रिजोनेंस है। आगे हम इसी को लिखाएंगे। तो ध्यान देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एक विशेष प्रकार का अनुनाद है, स्पेशल टाइप ऑफ रिजोनेंस है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। इसलिए हम इस प्रभाव को सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगला पॉइंट यही लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एक विशेष प्रकार का अनुनाद है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप, विशेष प्रकार का अनुनाद होता है। अनुनाद होता है। इसमें क्या होता है? जिसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। कहां जाता है? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में, जिसमें
सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के यानी विस्थापित होकर के पाई एंटी बॉन्डिंग में प्रवेश करता है। विस्थापित होकर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। इस प्रकार इसमें सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इस प्रकार इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? सिग्मा तथा पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं। तथा इसे सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से जाना जाता है। तथा इसको किस नाम से भी जाना जाता है? सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसको सिग्मा पाई अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो अब यहां ध्यान देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किस और नाम से जानते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को हम सिग्मा पाई रिजोनेंस, सिग्मा पाई अनुनाद के नाम से जानते हैं। कारण क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होता है। डिलोकलाइज होकर के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? पाई एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? पाई एंटी बॉन्डिंग में। इसी वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? सिग्मा पाई रिजोनेंस, सिग्मा पाई अनुनाद के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होकर के विस्थापित होके जाता है। इसी वजह से इस प्रभाव को हम किस नाम से? सिग्मा पाई रेजोनेंस या सिग्मा पाई अनुनाद के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान देंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है? पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग तो पूरा भरा होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अनुनाद में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, जैसे ये एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, अगला एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद ये कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है और फिर ये CH2। होता क्या है? जब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म इधर जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर भागता है। और आगे होता क्या है कि यहां का जो बॉन्ड है इस प्रकार से इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड समाप्त हो जाता है और यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। जब ये टूट गया तो ये बॉन्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये बॉन्ड टूट जाता है, यहां कोई बॉन्ड नहीं रहता है, CH, और यह इलेक्ट्रॉन युग्म आगे की तरफ भागता है CH2। ठीक है। अब अगले स्टेप में यहां ये बॉन्ड टूटेगा, अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूट जाता है
और बनता कहाँ है, यहां बन जाएगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये बांड टूट जाएगा और यहां बांड बन जाएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। तो एक के बाद एक ये तीनों कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड टूटते रहते हैं और यहाँ पाई बांड बनता रहता है और यहाँ लगातार ऋणावेश बना रहता है। अब इस प्रकार के प्रभाव में हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन में क्या हो रहा है, यहां पर बॉन्ड टूट रहा है, यहां बॉन्ड कोई नहीं है। एक बार देखिए, हमने देखा कि एक बार ये बॉन्ड गायब हो रहा है, फिर ये बॉन्ड टूट रहा है, फिर ये टूट रहा है। वन बाय वन ये तीनों बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ विस्थापित होते रहते हैं। ऐसा ही हम लोगों ने देखा, एक के बाद ये तीनों, एक के बाद एक ये तीनों बॉन्ड टूटते रहते हैं। इसीलिए इस प्रभाव को, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है तब sp3 हाइब्रिड कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं रहता है। इसी वजह से इस प्रभाव को, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को हम नो बॉन्ड रिजोनेंस, यानी कि कोई बॉन्ड ना हो जहां, नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में sp3 हाइब्रिड कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड जो है ये टूट जाता है, टूटता रहता है, इनके बीच का बॉन्ड टूटते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इस प्रभाव को नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, इस प्रभाव में, इस प्रभाव का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव में sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सतत क्या होता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है, अतः इस प्रभाव को हम नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड अनुनाद के नाम से जानते हैं। अतः इस प्रभाव को हम नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड अनुनाद, नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं। नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो ध्यान देंगे एक बार फिर से, हम रिजोनेंस प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि इस प्रभाव के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है तो कार्बन, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमेशा टूटा रहता है। इसलिए जब तक ये टूटा रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ विस्थापित हुआ रहता है, और चूंकि सदैव परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है इसलिए यह प्रभाव, यह बॉन्ड सदैव टूटा रहता है। इसे हम नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं अनुनाद को हम लोगों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया, किसना क्या है ये, किस नाम से जानते हैं। देखिए अगला पॉइंट, यदि जो है, हमें लगता है लिख चुके होंगे, नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो से देख के लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि जो है हम देखें
हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। यहाँ पे देखिए इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं इसको, और इस पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होते हैं, जैसे एक बार ये टूटेगा, एक बार ये टूटेगा और एक बार ये टूट के जाएगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेलने में सहयोग करते हैं। अर्थात अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जितने अधिक होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव उतना ही अधिक होता है। ठीक है ना। अगर यहां कोई एक CH3 जोड़ दें, एक CH3 जोड़ दें, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ CH3 जोड़ दें, यहां हमने CH3 जोड़ दिया, तो अब अल्फा हाइड्रोजन 2 बचे। अगर हम इसको भी हटा दें, इसकी जगह CH3 जोड़ दें, तो अब अल्फा हाइड्रोजन 1 बचा। अगर हम इसको भी हटा दें, हटा के CH3 जोड़ दें, तो अल्फा हाइड्रोजन 1 भी नहीं बचा। जब इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं बचा तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ध्यान देंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमें तब तक दिखता है जब तक इसके बगल वाले कार्बन पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन घटते जाते हैं, वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव भी घटता है। तो फिर से एक बार इसी लाइन को रिपीट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या जितनी अधिक होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव उतना ही अधिक होता है। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या घटती है, वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव घटता जाता है। तो अगला पॉइंट नोट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव उतना प्रबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव उतना प्रबल होता है। प्रबल होता है। ठीक है ना। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन घटेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव घटता जाता है। देखिए यदि अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ा हो, जैसे यहां क्लोरीन जुड़े हो, क्लोरीन जुड़े हो और इस पर sp2 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा हो और पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन टूट करके इसकी तरफ जाता है, अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आता है। और होता क्या है, देखिए होता क्या है कि इस पर ऋण आवेश, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर जो है ये हो गया। ठीक है ना। इसमें हुआ क्या कि ये किनारा जो है नेगेटिव चार्ज वाला और ये किनारा पॉजिटिव चार्ज, उल्टा हो गया। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमी, उल्टा, रिवर्स, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने हर तरह से परिभाषित किया, क्या होता है ये समझा, ये देखा। अब क्या बचता है आगे, हाइपर कॉन्जुगेशन
कहां पर हमें मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करने की क्या शर्तें हैं, एक तो ये देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव की शर्तें क्या हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग है, कहां कहां पर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करके हम किस जो है संरचनात्मक तथा रासायनिक विशेषताओं की व्याख्या करते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, लेकिन आज अभी चूंकि पहली क्लास है, प्रथम क्लास है, अभी बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं, ज्यादातर लोग जो है अभी बस बातचीत ही कर रहे हैं, कोई अभी एडमिशन नहीं लिया है, और एक दो ट्रायल के रूप में वीडियो लोग देखना चाह रहे हैं, तो आज का वीडियो हम ट्रायल के रूप में भेज देंगे सबको। 2 4 10 जब तक एंट्री नहीं हो जाती है तो थोड़ा क्लास छोटा रखा जाता है 2 4 तक, उसके बाद फिर हम लोग अपनी स्पीड और क्लास की लेंथ बढ़ा देंगे। ये ध्यान देंगे पूरी गारंटी के साथ कि मेरी गारंटी है कि हम जितना पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री में, उसके बाहर से कहीं से कुछ आपको नहीं मिलना है, नहीं आना है, और जितना हम आपको एक जगह एकत्रित करके दे देंगे उतना आपको एक दो किताबों में पढ़ेंगे, तब जाके 4 किताब में ढूंढेंगे, तब जाके मिलेगा। इसलिए आप हमारी नोट्स को 100% तैयार करने के बाद ही दूसरा कुछ पढ़ेंगे, अदरवाइज अगर नहीं समय मिलता है तो केवल इसी को पढ़ेंगे और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से आपको आना है। और कल इसका ये आप पूर्णतः पूरा ट्रस्ट करके ही आप इस चीज को पढ़ना शुरू करिएगा, कहीं भटकना नहीं है आपको, भटकेंगे, डाइवर्ट होंगे, इधर उधर की चीजें पढ़ेंगे तो आप फिर गड़बड़ा जाएंगे। पहली दूसरा ये है, कल हम लोग इसका जो है शर्तें क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की, उस पर चर्चा करेंगे और इसका अनुप्रयोग देखेंगे। फिर आपको हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे 10-20 सवाल कराएंगे, महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उन सवालों को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, अधिकतम एग्जाम में, अधिकतम परीक्षाओं में वे सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप उन सवालों को भी ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है कल या परसों की क्लास में, कल की या परसों की क्लास में हम जो है इसको समाप्त कर देंगे। फिर अगला जो भी टॉपिक होगा सिलेबस के क्रम में जो है उसी ऑर्डर में हम पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को। किसी का कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे आप वो डाउट एक पन्ने पे लिख करके फोटो खींच करके भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और हम उसको कल की क्लास में क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके डाउट को क्लियर करके, ध्यान देंगे बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाती है जब, तो सबका डाउट यहाँ क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो भी आपके डाउट हैं एक पन्ने पे लिखिएगा और उसको लिख करके और उसको आप फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो 1 2 4 ज्यादा डाउट नहीं मैं छोड़ता, ज्यादातर चीजें क्लियर कर देता हूं, लेकिन अगर किसी का है तो जैसे आपका कोई डाउट आएगा हम अगले दिन पहले उस डाउट को क्लियर करके फिर अगली क्लास रखते हैं, या बीच में जैसे बहुत डाउट आ गए तो संडे को हम डाउट सेशन एक रख देते हैं, या किसी न संडे को तो बीच के ही वर्किंग डेज में हम एक डाउट सेशन रखेंगे और उस डाउट सेशन में आप लोगों के जितने लोगों के डाउट होंगे 1 2 घंटे में सारे डाउट क्लियर करके फिर अगली क्लास फिर हम रखेंगे।